हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। आज उसमें एक टॉपिक है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अलग से एक टॉपिक दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो जो मधुमक्खी है उसको मधुप भी कहते हैं। मधुमक्खी का एक और नाम है जिसको अपन कहते हैं मधुप। क्या कहते हैं? मधुप। तो आपको मधुप लिखा हुआ है तो ऐसे मत सोचना ये कौन मधुप है। तो मधुमक्खी को मधुप भी लिख दिया है किताब वालों ने, एनसीईआरटी में नई बुक में। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्चुअल में ये क्या है, ये अनिषेक जनन है, एक प्रकार के अनिषेक जनन के अंतर्गत भी इसका एग्जाम्पल आता है। आगुणित द्विगुणिता के अंतर्गत भी एग्जाम्पल आता है। ठीक है, यानी इसे आगुणित द्विगुणिता भी कहते हैं। आगुणित द्विगुणिता का एग्जाम्पल भी ये है, आगुणित द्विगुणिता का एग्जाम्पल भी है ये। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना ये अनिषेक जनन के अंतर्गत भी एक टॉपिक आता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। समझाओ। आपको सबसे पहले मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है कि मधुमक्खी है, उस मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मधुमक्खी में एक मधुमक्खी होती है नर मधुमक्खी, एक मधुमक्खी होती है मादा मधुमक्खी और एक मधुमक्खी होती है श्रमिक मधुमक्खी। तीन तरह की मधुमक्खी होती है। ठीक है, जो नर मधुमक्खी है वो छत्ते के अंदर संख्या में थोड़ी ज्यादा होती है। मादा मधुमक्खी छत्ते के अंदर एक ही होती है, ये ध्यान रखना। मादा मधुमक्खी छत्ते के अंदर कितनी होती है? एक ही होती है। और श्रमिक बहुत सारे होते हैं, ये 6 से 10 हो सकते हैं, 4 से 5 हो सकते हैं। नर की संख्या मादा की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मधुमक्खी पर जो छत्ता है उस पर नियंत्रण मादा मधुमक्खी को होता है। अब मादा मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी प्रत्येक की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 32। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, ध्यान रखना। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। ठीक है, सबसे पहले तो आपको गुणसूत्र की संख्या याद रखनी है। पूछा जाता है मादा मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 32। और जो नर मधुमक्खी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल अपन कहते हैं 16 ही होती हैं, यानी ये इसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसकी प्रत्येक कोशिका है वो द्विगुणित होती है, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना, माइंड को स्थिर रखना है। बहुत अच्छा समझा है इन्होंने कि नर मधुमक्खी है उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं और इसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। मादा मधुमक्खी है उसमें गुणसूत्र हैं वो 32 होते हैं, यानी इसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है। तो ये अगुणित द्विगुणितता प्रकार का क्या है? जनन है एक तरह से। सबसे पहले अपन बात करते हैं नर के अंदर। नर है उसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है। नर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 16। इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है, बहुत सारे शुक्राणु बनते हैं। लेकिन इस शुक्र जनन की क्रिया के समय आज तक आपने पढ़ते आए हो कि शुक्र जनन की क्रिया के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। नर में शुक्र जनन की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन होता है उस विभाजन का नाम होता है समसूत्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो शुक्राणु बनते हैं उन शुक्राणु में सभी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। क्योंकि अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता तो गुणसूत्र 8 हो जाते, लेकिन इसमें कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री। नर मधुमक्खी है, जो नर मधुमक्खी है, नर मधुप है, उस नर मधुप के अंदर क्या हुआ? नर मधुप के अंदर 16 गुणसूत्र है प्रत्येक कोशिका में। इसके अंदर जो वर्षण है उस वर्षण में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्रण, यानी समसूत्री विभाजन होता है। और जितने भी जो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक जो बनते हैं, यानी जो शुक्राणु बनते हैं, उन सभी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। अब मादा मधुमक्खी की बात करते हैं। ये मादा मधुमक्खी है जो अंडे देती है। मादा मधुमक्खी है उसमें क्या होता है? अंड जनन की क्रिया होती है। इसमें प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 32। ठीक है, इसमें अंडाशय में जो कोशिका उसका विभाजन होगा और अंडाणु बनेंगे। इस समय जो विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री। कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्रण के फलस्वरूप जो अंडाणु बनेंगे उसमें गुणसूत्र हो जाएंगे 16। तो अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या होगी 16। कितनी होगी? 16। क्योंकि यहां पर कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री। यहां पे कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री। नर के अंदर कौन सा विभाजन से शुक्राणु बनते हैं? नर के अंदर समसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनते हैं।
और मादा है उसमें अंड जनन की क्रिया के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। ये आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। अब अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये शुक्राणु है। ये शुक्राणु किसके साथ मिलेगा, अंडाणु के साथ। ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेगा और द्विगुणित युग्मनज बनेगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 32। जो द्विगुणित युग्मनज बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 32, यानी निषेचन होगा और द्विगुणित युग्मनज बनेगा। और द्विगुणित युग्मनज से आपको बताना है जो संतान बनेगी उस संतान के अंदर अब 32 गुणसूत्र बने हैं। इस द्विगुणित युग्मनज में 32 गुणसूत्र हैं, इससे बनेगा लार्वा। क्या बनेगा, लार्वा। अब इस द्विगुणित युग्मनज के परिवर्तन से लार्वा बना है। इस लार्वा को यदि रॉयल जेली खिलाई जाएगी, लार्वा को यदि रॉयल जेली यानी साइज सेल खिलाया जाएगा तो मादा मधुमक्खी बनेगी। और अगर इसे रॉयल जेली नहीं खिलाई जाएगी तो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी। ये जो श्रमिक मधुमक्खी होगी ये एक्चुअल में क्या होगी, ये बद्ध होगी, जनन बद्ध होगी, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये जो लार्वा बना है, इस लार्वा को यदि आपने रॉयल जेली खिलाई है तो मादा मधुमक्खी बनी है, इसमें 32 गुणसूत्र हैं। और जो ये श्रमिक मधुमक्खी बनी है इसमें भी 32 गुणसूत्र हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे आई है कि आपने इसको अच्छा खाना खिलाया है तो ये नर मधुमक्खी बन गई है, इसको रॉयल जेली नहीं खिलाई है तो ये श्रमिक मधुमक्खी बनी है। यहाँ पे ये डिफरेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नर, ये जो शुक्राणु है नर युग्मक है, अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। नर युग्मक अगर मादा युग्मक के साथ संलयित होता है इसको निषेचन कहते हैं और इससे द्विगुणित युग्मनज बनता है और द्विगुणित युग्मनज से लार्वा बनता है। लार्वा का परिवर्तन होता है और रॉयल जेली खिलाई जाती है, तब तो क्या होता है, मादा मधु बनता है। और रॉयल जेली नहीं खिलाई जाती है तो श्रमिक बनता है। अब क्या हुआ, ये दूसरा अंडाणु है। इस अंडाणु के बिना निषेचन, इस अंडाणु के बिना निषेचन क्या होता है, यदि अंडाणु का बिना निषेचन परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, नर का निर्माण होगा, जिसे अपन ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, राजा। तो इस तरह से क्या होगा कि अनिषेक जनन से, अब कुछ अंडाणु होते हैं उनके अनिषेक जनन से, जिसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, बिना निषेचन, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्रिया होती है, पार्थिनोजेनेसिस क्रिया होती है और इसके बिना निषेचन, इसके बिना निषेचन जो संतति बनती है उन संतति को कहते हैं नर संतति। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, क्योंकि इसका बिना निषेचन, अंडाणु के बिना निषेचन, अंडाणु के बिना निषेचन नर का निर्माण होता है तो इसको कहते हैं अनिषेक जनन। तो पार्थिनोजेनेसिस की परिभाषा आती है 1 नंबर की कि अनिषेक जनन किसे कहता है। छोटी सी परिभाषा है, अंडाणु के बिना निषेचन भ्रूण में परिवर्तित होना। अंडाणु के बिना निषेचन के, अंडाणु के बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित होना। अंडाणु बिना निषेचन अगर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है तो इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसमें आप देखोगे ये जो नर बना है इसका बाप नहीं है, ये जो नर बना है इसका बाप नहीं है, मादा ने अंडे दिए और अंडों से क्या हो गया, नर बन गया। अब ये जो नर बनेगा, ये नर क्या करेगा, वापस आपको बताना है शुक्राणु बनाएगा, ठीक है। ये शुक्राणु बनाएगा तो इस तरह से आपने देखा है कि मादा मधुप के अंदर, किसके अंदर, मादा मधुप के अंदर क्या हुए, 2 तरह के अंडाणु बने। कितने तरह के अंडाणु बने, 2 तरह के अंडाणु बने हैं। एक अंडाणु एक ही तरह के होते हैं सब। यदि निषेचन हो जाता है, यदि निषेचन हो जाता है तो द्विगुणित युग्मनज बनता है और यदि निषेचन नहीं होता है तो आपको बताना है नर बनता है। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए। इसको अगुणित द्विगुणित प्रकार का निषेचन या जनन भी कहते हैं, क्योंकि आप इसमें देखो ये द्विगुणित है और ये कैसा है, अगुणित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर बना है क्या उसका पिता होता है, तो आपको बता नर का पिता नहीं होता है, मादा माँ ही होती है। माँ क्या करती है, अंडाणु देती है, उन अंडाणु के बिना निषेचन नर बन जाता है और नर है उसका आगे परिवर्तन, नर है वो आगे क्या करता है, वापस शुक्र जनन की क्रिया करता है और शुक्राणु बनाता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए किस तरह से जनन हुआ है। तो मधुप में लिंग निर्धारण एक बार वापस समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप बताओगे मधुमक्खी है, उस मधुमक्खी में 3 छत्ते में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं।
एक नर होता है, एक मादा होता है, एक श्रमिक होता है। श्रमिक जननबद्ध होता है, ये जनन में भाग नहीं देता, इसका काम है छत्ते की सुरक्षा, शहद इकट्ठा करना, ये काम है श्रमिक का, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई हमला होता है उससे सुरक्षा देना। और मादा मधुमक्खी छत्ते में एक ही होती है, पूरे छत्ते का नियंत्रण करती है, इसको रानी कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये छत्ते का पूरा नियंत्रण करती हैं। और नर मधुमक्खी है, उसकी विशेषता ये छत्ते में संख्या में 4 से 5 हो सकती हैं। ये अगुणित होती हैं और ये दोनों द्विगुणित होती हैं, यानी इसमें प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 32 होते हैं और इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 16 होते हैं। अब आपको इसमें जनन बताना है। जो नर होता है और मादा होते हैं वो दोनों उड़ान भरते हैं जनन से पहले। जैसे जनन करना होता है, मादा मधुमक्खी छत्ते से उड़ती है और उसके पीछे पीछे नर उड़ते हैं, ठीक है। नर होता है, उसके अंदर शुक्र जनन क्रिया होती है, शुक्राणु बनते हैं, लेकिन इस समय जो विभाजन होता है वो समसूत्री होता है। ये पॉइंट आपके कंठस्थ होना चाहिए। आज तक आपने शुक्र जनन के समय एक ही प्रकार का विभाजन पढ़ा था, अर्धसूत्री, लेकिन यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, ये ध्यान रखना आपको, ये अपवाद है। तो इस तरह से क्या हुआ, नर मधु पे उसने शुक्र जनन क्रिया से शुक्राणु बनाए, उन सभी शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र की संख्या 16 है, ठीक है। मादा मधुमक्खी उसने अंडाणु बनाए हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या 16 है, यानी यहाँ पर यह अर्धसूत्री विभाजन हुआ है या समसूत्री विभाजन हुआ, ये डिफरेंट है। ये अंडाणु है, ये अंडाणु किसके साथ, इस नर युग्मक के साथ संलयित होता है। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है, और द्विगुणित युग्मनज से लार्वा बनता है। लार्वा को रॉयल जेली खिलाते हैं तो मादा मधु बनती है, और रॉयल जेली नहीं खिलाते तो बंध्य बनता है। लेकिन अगर मान लो ये अंडाणु है या बिना निषेचन, अंडाणु के बिना निषेचन अगर क्या होता है, भावी भ्रूण का निर्माण होता है, भावी संतान का निर्माण होता है, वो संतान होती नर, इसका पिता नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा, इस नर का पिता नहीं होता है, मादा ही होती है। जो इसकी माता ही होती है वही जनक होती है। अब ये नर आगे क्या करेगा, नई संतान के निर्माण में योगदान देगा, ठीक है बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।